सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फ़िरक़े के फ़र्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। मुख्तसर उम्र के बड़े शायर हैं पंडित ब्रिज नारायण जगबस्त। उम्र छोटी पाई, लेकिन एक उम्र की गहराई को अपनी शायरी में समो दिया। न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा, सलामत मेरी गर्दन पर रहे बारे अलम मेरा, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा। जगबस्त की शायरी में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है। वो यूं कहते हैं, शोरिशे दैरो हरम से जब परेशान हो गए, शोरिशे दैरो हरम से जब परेशान हो गए, कुछ समझ कर हम शरीके बज़्म रिंदा हो गए, शोरिशे दैरो हरम से जब परेशान हो गए। जगबस्त को खुदा की फयाजी पर पुख्ता यकीन है, इसीलिए तो वो कहते हैं, किया है फाश पर्दा कुफ्र दी का इस कदर मैंने, किया है फाश पर्दा कुफ्र दी का इस कदर मैंने, कि दुश्मन है
बरामन और अदू, शेख हरम मेरा सलामत, मेरी गर्दन पर रहे बारे अलम मेरा, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा। नाज़रीन आदाब, आफताब सुखन में एक बार फिर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, उर्दू भारत की पुरानी तहजीब की अमीन है और एक मिले जुले मुआशरे की अलामत। उर्दू चूंकि किसी एक मजहबी तबके की जबान कभी नहीं रही, लिहाजा इसमें जिस तरह इस्लामी रिवायात की अक्कासी मिलती है, उसी तरह हिंदू मजहब और भारत की कदीम अदबी और तमद्दुनी रस्मों की झलक भी नजर आती है। ब्रिज नारायण चकबस्त शायरी की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने इन दोनों हसीन रंगों का एक खूबसूरत नमूना पेश किया। वो इंसान के बीच दोस्ती और भाईचारे में यकीन रखते थे और इंसानियत के जज्बे को तमाम जज्बों से बुलंद समझते हैं। इसीलिए कहते हैं, दर्द दिल पासे वफा, दर्द दिल पासे वफा, जज्बा ईमान होना आदमियत है यही, और यही इंसान होना। चकबस्त कानूनदान थे, शायर अदीब थे और मुल्क की आजादी और बरतरी के ख्वाब देखा करते थे। अंग्रेजी फिक्र अदब से वो मुतासिर थे, लेकिन दूसरी तरफ राणा डे गोखले और बाल गंगाधर तिलक की पैरवी भी किया करते थे। चकबस्त की वतन परस्ती सिर्फ ख्याली नहीं थी, उन्होंने आजादी के पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए अपने अशार को सेतु बनाया। ये आरजू है कि मेहरो वफा से काम रहे, ये आरजू है कि मेहरो वफा से काम रहे, वतन के बाग में अपना ही इंतजाम रहे। नाज़रीन, कहते हैं कि माहौल का असर इंसान की शख्सियत पर जरूर पड़ता है, और यही चकबस्त के साथ भी हुआ। घर में अदबी माहौल, फिजा में अल्लामा इकबाल के गूंजते हुए नगमे। चकबस्त का बचपन शायराना हो गया और महज 9 बरस की उम्र में ही जनाब शेर कहने लगे, और क्या खूब कहे। चकबस्त शायर के साथ साथ अदीब और सहाफी भी थे। उन्होंने दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजारे नसीम एडिट की और उसका दिबाचा भी लिखा। चकबस्त खुश मिजाज, मिलनसार और लखनवी तहजीब के नमूने थे। चूंकि इनका खानदान अवध के फैजाबाद जिले में बस गया था, तो चकबस्त की शायराना तबीयत ने यहां की तहजीब को पूरी तरह से अपना लिया था। चकबस्त न जाने कितने और संगे मील कायम कर दी, लेकिन कुदरत की सितम जरीफी ने उन्हें बहुत कम उम्र दी। 1882 में पैदा हुए और 12 फरवरी 1926 को हमसे रुखसत हो गई। ये शेर शायद उन्होंने अपने लिए ही लिखा था। ले चली बज़्म से किस वक्त मुझे मरगे शबाब, ले चली बज़्म से किस वक्त मुझे मरगे शबाब, अब तक आया भी नहीं हाथ में पैमाना। इस तमन्ना में कि आज़ादी की देखेंगे सहर, इस तमन्ना में कि आज़ादी की देखेंगे सहर, इस तमन्ना
नाज़रीन आदाब, आज हम चकबस के सिलसिले में गुफ्तगू करने यहाँ हाजिर हुए हैं। मेरे साथ भोपाल से तशरीफ़ लाए नसीम अंसारी साहब हैं और ये खाकसाद ज़िया फारूकी, ये भी भोपाल से हाजिर हुआ है। पंडित ब्रजनारायण चकबस अवध की एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार थे जिसने 19वीं सदी का सूरज तुलू गुरूब होते भी देखा और 20वीं सदी का सूरज तुलू होते हुए भी देखा। उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, लेकिन जितनी उम्र पाई उसमें उन्होंने यकीनन अदब को बहुत कुछ दिया। इसी सिलसिले में आज हम नसीम साहब से पहला सवाल करते हैं कि नसीम साहब, सुना ये है कि किसी शायर की शायरी को समझने के लिए उसकी शख्सियत को किसी हद तक समझना ज़रूरी होता है, तो चकबस की शख्सियत के मुतालिक कुछ आप रोशनी डालें। देखिए, वैसे आखिर उम्र में तो वो बहुत बड़े आदमी हो गए थे, लेकिन आपको उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी का इल्म होगा। और बाप बहुत जल्दी उन्हें छोड़ के चले गए और भाई ने नौकरी की। उसके बाद खैर फिर जब ये वकालत में इस्टेब्लिश हुए तो उसके बाद फिर इनके हालात तब्दील हुए। वैसे अपने मामा के पास रहे तो जाहिर है कि ये सब हालात उनकी शायरी का हिस्सा तो जाहिर है बनेंगे ही। हाँ, यासियत उनके यहाँ आ गई। हाँ, यासियत उनके यहाँ आ गई। लेकिन चकबस की बहुत सी हैसियतें हैं। एक हैसियत है नज़्म निगार की, एक हैसियत है नसर निगार की, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी इन हैसियतों में बहुत कहीं कहीं उन्होंने तंज़ मज़ाह के अशार भी कहे हैं। बल्कि उनका एक शेर जो बहुत ज़बान ज़द ख़ास आम है, वो उनके मिजाज से, उनकी शायरी से कहीं भी मैच नहीं करता। ऐसा होता है कभी कभी बस शायर, जैसे मिसाल के तौर पे जुरत ने ज़िंदगी भर मामला बंदी की शायरी की। एक शेर उन्होंने ऐसा कहा जो यकीन नहीं आता कि जुरत ने कहा होगा, बज़ेरे चरखे गर्दूं कोई क्या आराम से सोए, ये छत इतनी पुरानी है कि शबनम से टपकती है। ये जुरत ने कहा है। चकबस ने भी इसी तरह कहा, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब ये तो पूरा फ़लसफ़ा है और ये चकबस ने कहा है। तो लेकिन उनकी बहैसियत नज़्म निगार एक अलग हैसियत है, बहैसियत नसर निगार एक अलग हैसियत है। और उन्होंने मेरा पर्सनल जो ज़ाती मर्सिए बहुत से सारे लिखे उसमें भी, लेकिन इन सब चीज़ों पे रंग हावी रहा लखनऊ का, और उनकी तमाम नज़में मुसद्दस की शक्ल में ही हैं। और ये सिलसिला तो खैर हाल ही से जाके मिलता है, आप मतलब जज़र इस्लाम से मिलता है, वो भी मुसद्दस की शक्ल में है। लेकिन चकबस ने रामायण का एक सीन या और बहुत सारी जो नज़में लिखी हैं, उनमें जो ख़ास बात है वो ये है कि उनकी मंजर निगारी का जवाब नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वो लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब थी उस ज़माने में, 20वीं सदी के बिल्कुल अवाइल में, और एक माहौल था उसमें आप हिंदू मुसलमान कोई शनाख्त नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कल्चर था। चाहे वो अदब के हवाले से हो या रोज़मर्रा के हवाले से। तो चकबस उसके परवरदा थे, लेकिन उन्होंने अपने माशरे के लिए, खुसूसन कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए जो लखनऊ में एक कसीर तादाद में उस वक्त भी थे, उनके अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों की एसोसिएशन बनाई थी, कश्मीरी यंग मैन एसोसिएशन के नाम से। इसके अलावा उन्होंने बेवाओं की दूसरी शादी के सिलसिले में भी बहुत काम किया। तो एक तरह से वो मसलह कौम और सोशल वर्कर भी थे, इसमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन हम उनकी अगर शायराना हैसियत पे या नज़्म में उनकी बात करें तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि वो बहुत अच्छे नज़्म निगार थे, बहुत अच्छे नज़्म निगार थे। नज़्म के मामले में मसलन रामायण का एक सीन है, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफ़ा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की मोहब्बत का एहतराम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। अब ये जो रवानी है और जो खूबसूरत अंदाज़ बयान है, ये उनकी हर नज़्म में मिलता है। हाँ नूर अज़ल जलवाए गुफ्तार दिखा दे, हाँ शम में ज़मा मतलाए अनवार दिखा दे, हाँ तबे रवां कुलजुम ज़ख़ार दिखा दे, हाँ रंग सुखन गुलशन ज़ख़ार बेखार दिखा दे, गुलजार मानी का महकता नज़र आए, तूती चमनिस्तां का चहकता नज़र आए। तो ये आपको लगता है कि इनके कलाम होता है कि ये अल्फाज का जो बहाव है इनके यहाँ, वो कहीं अनीस वगैरह जो उस ज़माने में अनीस और दबी की मसिया गोई की धूम थी, तो क्या चकबस भी मुतासिर दिखाई देती हैं? ये जो हाँ, रामायण ये जो रसाई अदब कहलाता है,
ये रसाई अदब से तो लखनऊ में मेरा ख्याल से सभी लिखने वाले मुतासिर हुए। अनीस और दबीर जो है उनकी मरसिया निगारी जो है उससे तो मेरा ख्याल से कोई लखनऊ में रहने वाला बच के निकल नहीं सकता था। वो जो अंदाज़े बयान है और वो जो मंजर निगारी है उसका असर चकबस्त पे लामहला आना ही चाहिए था, तो वो आया है। मंजर निगारी में चकबस्त ने बहुत कुछ उनसे सीखा है, या ये कहूँ कि उनसे उनका तासुर कबूल किया है। थी ताजगी खुनकी में तो खुनकी थी हवा में, शादाबी थी निखत में तो निखत थी सबा में। खुर्शीद मुनव्वर कदमे जलवा गरी था, नूरे रुख महताब चराग सहारी था। ये मंजर निगारी जो है ये वहीं से आई है, ये अनीस और दबीर से ही आई है। उन्होंने गज़लें भी कही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बाज़ गज़लें बहुत खूबसूरत हैं। लिखा ये दावरे महशर ने मेरी फ़र्द इसियाँ पर, ये बंदा वो है जिस पे नाज करता है करम मेरा। लिखा ये दावरे महशर ने मेरी फर्द इसियाँ पर, लिखा ये दावरे महशर ने मेरी फर्द इसियाँ पर, ये बंदा वो है जिस पर नाज करता है करम मेरा। ये बंदा वो है जिस पर नाज करता है करम मेरा। सलामत मेरी गर्दन पर रहे बारे अलम मेरा, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा। उन्होंने करीब 9 मसीहे लिखे हैं, शख्सी मसीहे लिखे हैं मुख्तलिफ़ लोगों के। तो क्या ये उसी का तासुर था उनके यहाँ मंजर निगारी बेपनाह है और लफ्ज़ों का जो एक भाव है। देखिए ख़ुद उनकी अपनी ज़िंदगी, तेज नारायण चकबस्त जो थे वो उनके वालिद, उनका मरसिया उन्होंने लिखा है और गुलशन नारायण दुर का लिखा है। हाँ, और शख्सी मरसी बहुत सारे लिखे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो तासुर तो वहाँ से कबूल किया ही, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो भी कुछ कम अलमनाक नहीं थी। जल्दी एक छोटी उम्र में उनके वालिद का इंतकाल करना, फिर भाई की नौकरी लगने तक मामा के यहाँ रहना। बाद में ये इस्टेब्लिश हुए, वह बहैसियत वकील उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, लेकिन उनके यहाँ यासियत का इतना गहरा रंग नहीं है कि हम जैसे फ़ानी के यहाँ है या इस तरह इतना गहरा रंग यासियत का नहीं है उनके। लेकिन मरसियों से उनकी दिलचस्पी रही। मरसिए तो जाहिर बात है कि किसी की मौत पे जब हम लिखेंगे तो उसमें यासियत का और गम का एक तासुर आता ही है। लेकिन उनके यहाँ इतना नौहे कहें, मसीहा नहीं कहा, नौहा कहा उसको। अब कौम का सौदा, वफा का शौक़, खिदमत की उमंग, बस इन्हीं 2-3 के सदक़े में दिल आबाद है। तो ये पुरानी काविशें देरो हरम की मिटती जाती हैं, पुरानी काविशें देरो हरम की मिटती जाती हैं, नई तहजीब के झगड़े हैं अब शेख व बरहमन में। क्या कहें? तो ये वो मुतासिर तो बहरहाल उनसे होना ही था उनको। असल में चकबस्त बनाने में सबसे बड़ा जो रोल रहा वो मार्का चकबस्त शरर का रहा है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ। हाँ, और मसनवी गुलजार नसीम इन्होंने शाया की थी। तो जब इन्होंने शाया की तो शरर ने उस पर तबसरा किया और उसे आतिश की तकलीफ़ करार दिया। अब इन्होंने आतिश के जन्नत से खतूत मंगवाना शुरू कर दी। वो तो बाद में साबित हो गया था कि ये चकबस्त के खुद के लिखे हुए हैं। वो उस मार्के में एक मंजिल तो वो ये आई कि वो रकाकत तक पहुंच गई थी बात, और बहुत से रकीक हमले भी हुए हैं। आपने एक बुढ़िया से हो गई यारी, सारी दुनिया में हो गई खारी, पास उसके जो मैं जिस घड़ी लेटा कह बोली चुपचाप सो रहो बेटा, इस हद तक पहुंच गई थी बात। लेकिन उस मार्के में ये ज़रूर है कि वो मार्का चकबस्त और शरर में इनकी शायराना अहमियत बहुत बढ़ गई और लोगों ने तस्लीम किया फिर इनको।
तो उसका बहुत बड़ा रोल था, मार गए। और बाद में तो खैर वो साबित हो गया कि वो जन्नत से लिखे हुए खतूत आतिश के नहीं, चकबस्त के अपने थे। और इन्होंने बाद में शरर ने भी सरेंडर किया है कि नहीं, वो दयाशंकर नसीम की ही तख्लीक थी और चकबस्त ने सही कहा था। वो उस वक्त भी बड़े इस्टेब्लिश शायर थे लखनऊ के अतराफ के, और उनकी अपनी शायराना अहमियत मुसल्लम थी। जिस वक्त ये मार्का हुआ है अवध पंच में, तो उनकी हैसियत मुसल्लम थी उस वक्त भी चकबस्त की। और हालांकि उन्होंने ज़्यादा उम्र नहीं पाई, मैं समझता हूँ 44 साल, सन 26 में तो इंतकाल हो गया था। बहुत जल्दी बहुत नौजवानी में ही कहना चाहिए ख़त्म हुए। लेकिन इस दरमियान भी उन्होंने जो जितना उनका असासा है, शेरी असासा, वो यकीनन अहमियत का हामिल है, इससे तो इनकार नहीं किया। इतनी यानी जल्दी इंतकाल के बावजूद और इतने बुरे हालात से गुजर के अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बावजूद चकबस्त ने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया है। उड़ाकर सहने गुलशन से मिटाकर आशियाँ मेरे साये के पीछे फिर रहा है बाबा मेरा। ये उन्होंने ही कहा था। कहीं कहीं तो वो कुछ उनके यहाँ तंज़ो मज़ाह की झलक भी मिल जाती है। वो हालांकि वो अशार बहुत ज़्यादा आम नहीं हुए, लेकिन ये कि मरते दम जब मलिकुल मौत मुकाबिल आया, मेरा दिल नाशाद ये समझा कि मवक्किल आया। ये भी उन्हीं का शेर है। हाँ, वो वकालत करते थे। मरते दम जब मलिकुल मौत मुकाबिल आया, दिल नाशाद ये समझा कि मवक्किल आया। इस किस्म के अशार भी उनके यहाँ मिल जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वो यासियत का शिकार तो नहीं थे। एक तरह का ऑप्टिमिज्म उनके यहाँ है, पेसिमिज्म नहीं है। ये जो इन्होंने खाके वगैरह लिखे हैं लोगों के, इस नस्र में भी उनका कलम बहुत मजबूत था। बहुत मजबूत कलम था। और नहीं कि उनका कलम बहुत मजबूत था, जितना शायरी में था उतना ही मैं समझता हूँ कि उनका नस्र में भी कलम मजबूत बिल्कुल। था। और अभी आपने हवाला दिया है वो जो खतूत उन्होंने हैदर अली आतिश के नाम से लिखे हुए जन्नत के खतूत वगैरह वगैरह, तो वो सब उनके कलम की वो खाके भी खासे की चीज़ थे। और दूसरी ये कि अगर वो मार्का चकबस्त शरर को अलहदा से किताबी सूरत में शाया हो या शाया हुआ है, तो वो अपने आप में एक यानी वो है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसमें कहीं कहीं गैर मेयारी ज़बान और गैर मेयारी लहजा भी इख्तियार किया गया है। मैं आपसे पूछ रहा था कि चकबस्त सियासत से भी वाबस्ता रहे उस वक्त तक। बहुत सियासी ये हमाहमी जो बाद में आई है वो उस वक्त तक तो नहीं थी, 26 तक, लेकिन थोड़े बहुत सियासत से थोड़े वाबस्तगी थी उनकी। और वो यानी वो इसके कायल थे कि दौड़ती फिरती है रग रग में बरक़े इस्तराब, इस्तिलाह शौक़ में जीना इसी का नाम है। वाह। तो वो इस्तराब उनमें था। और अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तड़प तो उनमें थी, लेकिन बस वो यही कि दौड़ती फिरती है रग रग में बरक़े इस्तराब, इस्तिलाह शौक़ में जीना इसी का नाम है। तो थोड़े मुस्तरिब तो वो थे उन हालात से। और हाँ, और उन्हीं हालात में उन्होंने वो यंग कश्मीर एसोसिएशन भी बनाई, बेवाओं की शादियों के लिए भी बहुत से काम किए। तो एक तरह से मसलाह कौम भी थे, सियासतदान भी थे, नस्र निगार भी थे, नज़्म निगार भी थे, गज़ल गो भी थे, और कहीं कहीं तो तंज़ो मज़ाह निगार भी थे। वो तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो उन्होंने नस्र में भी बहुत जगह इस तरह से लिखें कि वो तंज़ो मज़ाह जो है उनके यहाँ उनके खाकों में देखिए आप। चकबस्त के यहाँ एक अपने अहद की एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने अपने माशरे पर भी, अपने समाज पर भी बहुत ज़बरदस्त असर डाला और उर्दू शायरी को भी बहुत कुछ दिया, ख़ुसूसन अपनी नज़मों के हवाले से, अपनी गज़लों के हवाले से, कि जिसको आने वाले वक्त में हम बहुत दिनों तक भुला नहीं पाएंगे। और वो उर्दू अदब का यकीनन एक गिरामाया सरमाया है। नस्र भी और नज़्म भी यकीनन। मार्का चकबस्त शरर आज भी पढ़ाई जा रही है। और कल भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमारे क्लासिक अदब का वो एक हिस्सा है। और इसी तरह अगर रामायण का सीन भी बहुत खूबसूरत हुआ है। कोई अच्छा सा शेर चकबस्त का? और वो एक शेर तो मुझे बहुत पसंद है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। और दूसरा शेर ये है कि बाग़बां ने ये अनोखा सितम ईजाद किया, आशियाँ फूंक के पानी को बहुत याद किया। हज़रात, तभी हम पंडित ब्रजनारायण चकबस्त के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। चकबस्त की शेरी और समाजी शख्सियत पर
नसीम अंसारी साहब ने बहुत अहम मालूमात पहुँचाई और यकीनन पंडित ब्रजनारायण चकबस्त अपने अहद के बहुत अहम शायरों में थे, जिन्होंने जो गंगा जमनी तहजीब की एक ऐसी अलामत थे कि जिसको हम यकीनन बहुत दिनों तक भुला नहीं पाएंगे। दर्द उल्फत जिंदगी के वास्ते अक्सीर है। दर्द उल्फत जिंदगी के वास्ते अक्सीर है। दर्द उल्फत जिंदगी के वास्ते अक्सीर है। खाक के पुतले इसी जौहर से इंसान हो गए। खाक के पुतले इसी जौहर से इंसान हो गए। कुछ समझ कर हम शरीके बज़्म रिंदा हो गए। शोरिशे दैरो हरम से जब परेशान हो गए, परेशान